Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इस वक्त भारत में शरण ले रखी है। भारत ने उनको शरण दे रखी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि शेख हसीना ने भारत में आके शरण ली है। इससे पहले भी हमारे देश ने शेख हसीना को भारत में शरण दी थी। और बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है वो सब आपको पता ही होगा कि कितना ज्यादा बांग्लादेश के लोग इस वक्त परेशान है, या बांग्लादेश खुद बहुत परेशान है एज अ देश। और ये क्यों चल रहा है, ये सारा विवाद क्यों हुआ है, अगर हम इसको अच्छे से जानना चाहें तो दोस्तों हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा इतिहास में पीछे, आजादी से पहले की तरफ एक बार आपको जाना पड़ेगा ये सारी चीजें समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ था। हमारी आजादी नहीं, बांग्लादेश की आजादी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। एक्चुअली आज का जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। वो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन वो था पाकिस्तान ही। अब पाकिस्तान में दो मेजर पार्टी थी, इसमें से एक पार्टी का नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके जो नेता थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इसी तरह से जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें एक जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम था अवामी लीग और इसके जो मुख्य जो मेन नेता थे, जो जिन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया था, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो एक पश्चिमी पाकिस्तान की पार्टी थी और एक पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी थी। पश्चिमी पाकिस्तान की पार्टी जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी वो, और इधर की जो पार्टी थी उसका नाम था अवामी लीग, जिसके जो नेता थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ संसद भवन होता है इसी तरह से पाकिस्तान जो है उसमें वहां पे संसद भवन उस समय पे नहीं था, उसको कहा जाता था नेशनल असेंबली, जिसमें जो टोटल सीट होती है वो 300 होती है। तो अगर आपकी पार्टी को जीतना है तो कम से कम 151 सीट लानी पड़ेगी। तो इन दोनों लोगों में चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो जो पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता होते हैं, जिनका मैंने आपको नाम बताया शेख मुजीबुर रहमान, ये जीत जाते हैं बहुमत के साथ। तो जब ये जीत जाते हैं तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो मतलब आज का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के जो नेता थे वो जीत जाते हैं। तो पश्चिमी पाकिस्तान बहुत चिढ़ता है इनसे। इसलिए चिढ़ता है क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान होता है, जो पाकिस्तान है, वो इनको बहुत ही ज्यादा हीन भावना से देखता है कि इनको बंगाली लोग कहता है, काले बुलाता है, इस तरह से बहुत ज्यादा चिढ़ता है। और जो पश्चिमी पाकिस्तान का जो उस समय पे नेता था जुल्फिकार अली, जो था जुल्फिकार अली भुट्टो, ये बहुत ही ज्यादा खराब आदमी भी था। खैर, ये जो होता है चुनाव ये जीत जाते हैं। उसके बाद जब ये चुनाव जीतने के बाद जाते हैं शपथ ग्रहण करने, तो वहां पे जब वो पहुंचते हैं पश्चिमी पाकिस्तान में, तो जो नेता उनके विपक्ष में खड़े थे, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के थे, मतलब कि जुल्फिकार अली भुट्टो, वो एक याहिया खान होता है उनकी आर्मी का, उसके साथ मिलके इनको जो है शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल देते हैं। मतलब इतने बेकार लोग होते हैं कि ये दोनों मिलके इनको जेल में डाल देते हैं। जो बल्कि जीत क्या है, जो बहुमत से है, डेमोक्रेसी से है, उसी को उठा के दोनों मिलके जेल में डाल देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, जब जेल में डाल देते हैं तो जो पूर्वी पाकिस्तान होता है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। आज का बांग्लादेश इसलिए नाराज होता है क्योंकि भैया उनका एक नेता चुन के गया था, है ना, जो कि वहां का प्रधानमंत्री बनता। अब उनको उठा के जेल में डाल दिया। किसी भी जगह का अगर नेता वहां से खड़ा होता है और किसी बड़ी जगह पे पहुंचता है, किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंचता है, तो वहां के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अगर उसको वो चीज नहीं मिलती तो दुखी भी होंगे। जैसे आप देख लीजिए आप कि अगर साउथ से कोई नेता चुन के आता है हमारे यहाँ, तो साउथ के लोग बहुत खुश होते होंगे कि भाई साउथ का हमारी जगह का नेता है। अब जैसे ये हैं मोदी जी हैं, तो गुजरात के लोग बहुत खुश होते हैं। सबको लगता है एक अपनापन हो जाता है ना, कि एक अपनापन की भाई हमारे हैं मोदी जी, हमारे यहाँ से उठ के इतनी बड़ी पोजीशन पे चले गए। इस तरह से ही जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान बहुत ज्यादा विरोध करने लग जाता है। अच्छा, जब विरोध होता है तो मजबूरन जिन लोगों ने इनको बंद किया होता है, मतलब जो है जुल्फिकार अली भुट्टो और जो वो याहिया खान था, इन दोनों को छोड़ना पड़ जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। जब शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा जाता है और शेख मुजीबुर रहमान वापस आते हैं पूर्वी पाकिस्तान में, तो शेख मुजीबुर रहमान जो होते हैं वो एक आंदोलन छेड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अब नहीं भैया रहना है, अब हमें पाकिस्तान से अलग होना है और अपना एक देश बनाना है। मतलब बांग्लादेश की जो नींव रखते हैं वो यही रखते हैं शेख मुजीबुर रहमान,
बांग्लादेश की नींव रखते हैं और इनको बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उसी तरह से शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो जुल्फिकार भुट्टो था वो भाई बहुत ही बेकार आदमी था। तो जुल्फिकार भुट्टो क्या करता है कि जब इनका आंदोलन छिड़ता है तो जुल्फिकार भुट्टो वहां से अपना एक जनरल भेजता है, जिस जनरल का नाम था टिक्का खान। और टिक्का खान को बूचर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि टिक्का खान जब आता है यहाँ पे जो आज का बांग्लादेश है, टिक्का खान 50,000 की सेना लेकर आता है। 50,000 की सेना लेके आने के बाद जो वहां के 30 लाख आम नागरिक हैं, 30 लाख लोगों को मार देता है। साथ के साथ 4 लाख औरतों का रेप होता है, 4 लाख लड़कियों का, लेडीज का रेप करता है, जबरदस्ती रेप करता है। और ये कह के रेप करता है कि इनका इसलिए रेप करो क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है फिर उनका जो डीएनए है वो पश्चिमी पाकिस्तान से मिले और ये लोग कभी हमारे खिलाफ विरोध ना कर पाए। इस तरह का वो, इसीलिए उसको मैंने आपको बताया कि जो इनका है टिक्का खान, उसको बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, क्योंकि वो इतना निर्दयी आदमी होता है, इतना बेकार आदमी होता है, वो इस तरह की हरकत करता है, एक तरह से बहुत बदतमीज आदमी होता है। उसके बाद क्या होता है, बांग्लादेश बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ जाता है, तो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो वहां से भागने लगते हैं और भारत की तरफ आने लगते हैं, भारत में आके शरण लेने लगते हैं। तो बांग्लादेश में ही संगठन बांग्लादेश वाले एक बनाते हैं, उस संगठन का नाम होता है मुक्ति वाहिनी। अच्छा, इधर टिक्का खान भी 3 ब्रिगेड बनाता है, जिसमें एक का नाम होता है अलबद्र, एक का नाम होता है अलशम्स और एक का नाम होता है रजाकार। जिसमें से रजाकार जो उसका यूनिट होता है वो सबसे ज्यादा बेकार यूनिट होता है। ये वही यूनिट होता है जिसने 30 लाख लोगों को मारा होता है और 4 लाख औरतों का रेप कर दिया होता है। ये टिक्का खान के 3 ब्रिगेड थे। खैर, जो मुक्ति वाहिनी थी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, जो बांग्लादेश ने अपना एक संगठन बनाया था उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है इंदिरा गांधी जी का। उस समय पे इंदिरा गांधी की सरकार थी भारत में, तो बहुत ज्यादा इंदिरा गांधी उसको सपोर्ट करती हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि 93,000 जो सैनिक होते हैं पाकिस्तान के, वो भारत के आगे घुटने टेक देते हैं। ऐसा विश्व में कभी भी नहीं हुआ कि 93,000 लोगों ने अपनी बंदूकें रख दी हों और एक साथ किसी फौज ने, इतनी बड़ी फौज ने सरेंडर कराओ, बंदूक नीचे रख दी, बेल्ट खोल के रख दी, झुक के खड़े हो गए और फिर एक साइन होता है। बहुत ही आइकॉनिक फोटो है ये वाली कि इस तरह साइन हो रहा है कि सरेंडर कर दिया। 93,000 लोगों ने सरेंडर कर देते हैं वो लोग। और उसके बाद होता है बांग्लादेश का निर्माण। तो अब जब बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है, एक बांग्लादेश कंट्री बनते हैं, तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वही बनते हैं, शेख मुजीबुर रहमान जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आदत आप लोगों को दोस्तों पता ही है कि पाकिस्तान शुरू से ही खराब रहा है, पीठ पे छुरी भोंकने वाला, इस तरह का पाकिस्तान हमेशा से ही रहा है। तो पाकिस्तान वाले क्या करते हैं कि पाकिस्तान अपनी सेना के कुछ लोग भेजती है, अपनी आर्मी के आतंकवादी कह लीजिए, इस तरह के लोग भेजती है जो कि आर्मी की ड्रेस में आते हैं और शेख मुजीबुर रहमान के घर के अंदर घुस जाते हैं एक दिन। और इतनी हद करते हैं वो लोग कि एक ही दिन के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के घर के 17 सदस्यों को उसी घर के अंदर गोलियों से भून दिया जाता है। 17 लोग एक ही घर के एक ही दिन में गोलियों से भून दिए जाते हैं। तो ये जो शेख मुजीबुर रहमान का घर होता है, ये अपनी सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं और उस सीढ़ियों से उतरते वक्त उन्हें सीढ़ियों पे ही गोली मार दी जाती है। इसके बाद भी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी बदतमीजी खत्म नहीं होती। जो पाकिस्तान के आतंकवादी समझिए, वो जो गए थे, या आर्मी के समझिए, उनकी बदतमीजी खत्म नहीं होती। किसी को मार दिया, किसी से नफरत है, किसी से आपकी जंग है तो ठीक है, 17 के 17 लोगों को एक गड्ढा करके जानवरों की तरह उसमें उनकी लाश को छोड़ दिया जाता है। अरे अगर आपकी किसी से लड़ाई थी, आपने मार दिया, अब बॉडी से, किसी के शरीर से क्या बदतमीजी कर रहे हो यार। शरीर मतलब 17 लोगों का शरीर एक साथ वहां पे गड्ढे में डाल दिया। हद तो तब हुई थी कि उन 17 लोगों में एक 10 साल का बच्चा भी था मुजीबुर रहमान का, उसको भी गोली मार दी, उस पर भी दया नहीं की। तो इस तरह से 17 लोगों का एक ही साथ वहां पे खात्मा होता है। एक तरह से देखिए, किसी घर में अगर एक इंसान चला जाता है तो कितना दुख होता है, सोचिए 17 लोग एक साथ चले गए। अब ये जो शेख हसीना, यहाँ पे उनका पार्ट आता है, यहाँ से उनका पार्ट शुरू होता है। मुजीबुर रहमान की फैमिली की सिर्फ 2 लोग बचती हैं, उनकी 2 बेटियां, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो जर्मनी में थे। तो उन्हीं में से एक लड़की का नाम है शेख हसीना और एक बेटी का नाम होता है शेख रिहाना। तो पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी होती है ISI, वो ये कहती है कि इनके घर के 17 लोगों को तो मार दिया गया, लेकिन ये जो शेख रिहाना और शेख हसीना है, ये दोनों लोग जर्मनी में हैं। अब जर्मनी में अगर ये 2 लोग जीवित रह गए तो ये आगे चल के खतरा हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों को भी निपटा दिया जाए, मतलब इन दोनों को भी मार दिया जाए। ISI का ये कहना होता है। इसी बीच ये खबर, आपको पता है अपनी इंडिया की रॉ भी कितनी
तगड़ी एजेंसी है, तो रॉ को पता चलती है, रॉ भारत में बता देता है, मतलब इंदिरा गांधी को बता देता है कि ऐसा ऐसा करने वाली है आईएसआई। तो इंदिरा गांधी का तो पूरा सपोर्ट रहता है इन लोगों को। तो इंदिरा गांधी क्या करती हैं कि शेख हसीना और शेख रिहाना को जर्मनी से बुला लेती हैं और भारत में शरण देती हैं। इसीलिए आज भी शेख हसीना जो है वो भारत का बहुत ज्यादा समर्थन करती हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं बांग्लादेश में बैठ के। उसका रीजन ये है कि अगर भारत ने उस समय पे शेख हसीना को सपोर्ट नहीं किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, पता नहीं क्या कुछ हो गया होता, क्योंकि आईएसआई उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। अच्छा, तो भारत में इंदिरा गांधी इन दोनों को शरण देती हैं और शेख हसीना से कहती हैं कि आप लोग अभी बांग्लादेश मत जाइए, और तब तक मत जाइए जब तक कि बांग्लादेश जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता है आप दोनों के लिए, आप दोनों के जाने के लिए। अच्छा, तो अब बांग्लादेश की परिस्थितियां बदल चुकी थी, क्योंकि 15 अगस्त 1975 में जो शेख हसीना है, इनके जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया 17 लोगों को एक घर में घुस के मार दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब उनके पिताजी को मारा जाता है तो उस समय पे जब उनके पिताजी एक स्ट्रगल कर रहे थे और बांग्लादेश का निर्माण कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा उनका साथ दिया था जो कि सेना से था, उसका नाम था जियाउर रहमान। तो जब ये होता है कि आईएसआई उधर से पाकिस्तान से आईएसआई जो होती है वो ये करने लगती है कि शेख हसीना शेख रिहाना को मार दिया जाए, और शेख हसीना शेख रिहाना आ जाती हैं यहाँ पे, इंडिया में शरण ले लेती हैं। तो बांग्लादेश में अब सरकार चलाने के लिए कोई रहता नहीं। तो जो जियाउर रहमान था उसको बहुत ज़्यादा अंदर से वो भी था कि मेरे को इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया गया, सारा जो क्रेडिट है वो शेख हसीना के पिताजी को दे दिया गया, जो कि थे ये शेख मुजीबुर रहमान को दे दिया गया सारा क्रेडिट, मुझे इतना क्रेडिट नहीं दिया गया। तो जब शेख हसीना और शेख रिहाना इधर इंडिया में आ जाती हैं तो जियाउर जो होते हैं वो क्या करता है कि वो मतलब अपनी सत्ता बना लेता है, वो सत्ता में आ जाता है। अच्छा, जियाउर रहमान जो होता है वो सत्ता में तो आ जाता है, लेकिन बांग्लादेश की जो सेना होती है उसको जियाउर रहमान पसंद नहीं होता है। तो बांग्लादेश की सेना सेम जैसे इनको मारा गया था शेख हसीना के पिताजी को, वो सेना सेम जियाउर रहमान को उसी तरह से मार देती है। अब जियाउर रहमान की एक वाइफ होती है और उनका नाम होता है खालिदा जिया। अब क्या होता है कि खालिदा जिया सत्ता में आने की कोशिश करती हैं कि अब मैं सत्ता में आऊंगी। 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश वापस आ जाती हैं इंदिरा गांधी के कहने पे कि अभी वहां पे आप जाइए और एक एज अ बड़ी विपक्ष पार्टी आप वहां पे काम कर सकते हैं। तो 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाती हैं। वापस जाने के बाद उनका जो सबसे बड़ा विरोधी रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ये रहती हैं बेगम, क्या नाम होता है इनका, खालिदा जिया। तो ये खालिदा जिया और इधर से शेख हसीना, ये दोनों आपस में कट्टर विरोधी होते हैं और इनका विरोध करने का ही अपना रीजन ये बताते हैं कि जो शेख हसीना होती है वो कहती हैं कि मेरे जो पिताजी और मेरा पूरा परिवार है उसको मरवाया है तुम्हारे पति ने, और उधर से खालिदा जिया ये कहती हैं कि मेरे पति को मरवाया है तुम लोगों ने, मतलब तुमने। तो इस तरह का इनका आपसी विवाद चलता है, जैसे अड़ोस पड़ोस में हमारे यहाँ औरतें लड़ती हैं ना, ये पूरे अपने देश में ही लड़े जा रही थी बाल नोच नोच के, इनका ऐसा मतलब विवाद चल रहा है। चलो वो चलने देते हैं। उसके बाद जो 1981 में ये वहां पे गई थी शेख हसीना, और 1996 में ये पहली बार चुनाव जीतती हैं। 1996 से लेकर 2001 तक शेख हसीना मतलब वहां पे राज करते हैं। राज क्या मतलब, चुनाव जीती रहती है तो उनकी सरकार रहती है। और उसके बाद 2001 से लेकर 2004 तक जो है वो चुनाव जीत जाती हैं खालिदा जिया। तो इस तरह से एक बार वो जीतती हैं, फिर एक बार वो जीत जाती हैं। अच्छा, 2004 में क्या होता है कि दोनों फिर से एक दूसरे पे आरोप लगा रहे होते हैं कि भाई तुम बेईमानी करके जीतते हो, वो कहते हैं तुम बेईमानी करके जीतते हो। तो एक कानून पास किया जाता है। उस कानून में ये होता है कि जब तक चुनाव चलेगा तब तक के लिए एक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और वो एज अ केयर टेकर काम करेगा। उस प्रधानमंत्री के पास सारी पावर आ जाएगी और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास कोई पावर नहीं रहेगी, ताकि कोई भी किसी के साथ चीटिंग ना कर सके। इस सोच के साथ इस नियम को बनाया गया। तो इसमें एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है फखरुद्दीन अहमद। अब फखरुद्दीन अहमद क्या करते हैं कि जैसे भाई होता है, बोलते हैं ठीक है चलो मैं बन जाऊंगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, कोई बात नहीं। अब 2004 के बाद तो बोलता है चलो चुनाव करवाओ, तुम दोनों की शक्तियां लाओ रख लेता हूं, अब चुनाव करवाओ। अब चुनाव होता है तो जैसे ही चुनाव शुरू होता है कहता है एक काम करो, मजा नहीं आ रहा, एक काम करो तुम दोनों चलो जेल, तुम दोनों जेल में जाओ, मेरे पास सारी शक्तियां, राज मैं करूंगा। तो फखरुद्दीन अहमद और भयंकर एक नंबर का बेकार इंसान, अब वो इन दोनों को जेल में डाल देता है और खुद राज करता है, 2 साल तक राज करता है। फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो मतलब इन दोनों को छोड़ा जाता है और उसके बाद ये बाहर निकल कर आती हैं। तो 2004 से 6 तक ये चलता है, वो राज करता है
और 6 के बाद फिर ये जो चुनाव लड़ती हैं शेख हसीना, ये चुनाव लड़ती हैं और ये चुनाव जीतती चली जाती हैं। 4 बार ये चुनाव जीतती हैं और 2024 वाला भी जीतती हैं। 2018 में जो ये खालिदा जिया थी, इनको जेल भी हो जाती है। इनके ऊपर 1.5 करोड़ का जो है वो फ्रॉड का केस लग जाता है और इनको जेल भी हो जाती है। और ये जब तक थी भी सरकार में एक बदतमीजी भी करती रही थी। एक बार की बात ये भी है कि क्योंकि 15 अगस्त 1975 में शेख हसीना के पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो 15 अगस्त में पूरे बांग्लादेश में एक तरह से शोक का दिन मनाया जाता है, शोक किया जाता है उस चीज का। और किसी घर का भाई पूरा खानदान ही उस दिन तबाह हो गया था, तो शोक वाला दिन वो होता है। तो एक बार क्या हुआ था कि ये सब लोग शोक कर रहे थे, शेख हसीना जो थी वो शोक में थी और पूरा बांग्लादेश एक तरह से शोक में था। और ये जो खालिदा जिया थी, इन्होंने बहुत बदतमीजी वाली हरकत करी। उस दिन इन्होंने खूब अपना बड़ा केक मंगाया और अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया 15 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और बहुत भयंकर तरीके से किया, बड़ा बाजे गाजे के साथ उसको दर्शाया उन्होंने ये भी। और बहुत बदतमीजी वाली हरकत है, क्योंकि किसी के घर के अगर 17 लोग मर गए हैं तो अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो इस तरह से बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बड़ी चीज और बेवकूफाना हरकत ये भी थी कि 15 अगस्त को ये जो थी बेगम, इनका बर्थडे होता भी नहीं था। तो 15 अगस्त को इनका बर्थडे है ही नहीं, तो मनाने की जरूरत क्या है? ये सिर्फ एक चिढ़ाने का तरीका था। तो इनका कोई बर्थडे था भी नहीं, फिर भी ये मना रहे थे। खैर, इनको फिर जेल हो गई। अब आता है 2024। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि बांग्लादेश में इस वक्त ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और क्यों शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर वापस भारत की शरण में आई हैं। यहां से शुरू करते हैं। ये पूरे पास्ट की कहानी थी, ये बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी कि ये चीजें हुई हैं और शेख हसीना दोबारा भारत में क्यों आई हैं, तो इसलिए पास्ट बताना थोड़ा जरूरी पड़ा था। यहां से शुरू करते हैं कि अब बांग्लादेश में ये सिचुएशन क्यों पैदा हो गई है, जिस वजह से बांग्लादेश भी एक तरह से परेशान है, शेख हसीना भी परेशान है और पूरी दुनिया की नजर बांग्लादेश के ऊपर बनी हुई है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में जो आज हालात हैं वो एक्चुअली हैं आरक्षण के कारण। जब बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 में, तो 1972 में जो बांग्लादेश में आरक्षण मिला वो किसी भी जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे सिर्फ उनको आरक्षण दिया गया। तो 1971 में बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों को ही सिर्फ आरक्षण दिया गया और वो दिया गया 30%। उसके बाद जब ये शेख हसीना 1997 में आई, मतलब पार्टी में आई, सत्ता में आई, तो 1997 में इन्होंने 30% जो आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों को सिर्फ दे रखा था, इन्होंने वो बढ़ा के उनके बच्चों को भी दे दिया। 1997 में 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को भी दे दिया गया इनके शेख हसीना के द्वारा। तो वहां के लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया कि भाई जिन्होंने लड़ाई करी थी स्वतंत्रता के लिए उनको चलो देना चाहिए, तब उनके बच्चों को भी दे दिया। खैर, बांग्लादेश की जनता ने ये चीज सह ली। उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है, दे दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद 2010 जब आया तो इन्होंने क्या करा कि एक और बार आरक्षण दिया और इस बार आरक्षण दे दिया स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते थे उनको भी। अब वहां की जनता फिर परेशान। वहां की जनता कहने लग गई कि भाई जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने लड़ाई करी थी उनको दिया ठीक, उनके बच्चों को भी दिया, वो भी सह लिया, अब उनके नाती पोतों को भी, मतलब बच्चों के बच्चों को भी दे रहे हो। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा विरोध होने लग गया। अब जब विरोध होने लग गया, जब विरोध ज्यादा हो गया, तो 2018 में शेख हसीना ने क्या किया कि 2018 में सारा आरक्षण खत्म कर दिया, वो जीरो कर दिया। तो चलो ठीक है, लेकिन इसी दौरान सारा जो विरोध जब खत्म हो गया था, इसी दौरान 2018 में एक स्वतंत्रता सेनानी उठ के चला जाता है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जाके अपील करता है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हमने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी थी, तो बिल्कुल हमारा आरक्षण रहना चाहिए। और 2024 में वो ये चीज जीत जाता है। इसमें हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए ये कहता है कि स्वतंत्रता सेनानियों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब 2024 में फिर से स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं उनको 30% का आरक्षण मिल जाता है और यहीं से बवाल शुरू होता है जो आजकल आप लोग देख रहे हैं बांग्लादेश में इतना ज्यादा क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा विरोध करने लग जाती है इस चीज का कि फिर से क्यों हो रहा है। कि जनता एक टाइम पे शांत हो गई थी कि आरक्षण खत्म कर दिया गया था, लेकिन फिर से हाईकोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो फिर से विरोध हो जाता है। अब इसमें शेख हसीना का कोई रोल नहीं था, क्योंकि जो फैसला सुनाया वो तो सुनाया हाईकोर्ट ने, लेकिन जो जनता बिगड़ती है वो शेख हसीना पे बिगड़ती है। जनता कहना है कि शेख हसीना की वजह से ये हो रहा है, शेख हसीना ही शुरू से ये देते आ रही थी, आरक्षण देती आ रही थी, क्योंकि उनकी पार्टी में भी स्वतंत्रता सेनानी वाले लोग ज्यादा थे। चलिए, जब ये विरोध होना शुरू होता है तो ढाका यूनिवर्सिटी के बच्चे सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, वहां के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो विरोध करने लग जाते हैं। इसी बीच यहाँ से फौज जो बांग्लादेश अपनी आर्मी लगाती है उनको विरोध रोकने के लिए, जैसा हर देश में होता है कि एक टाइम पे आर्मी लगानी पड़ जाती है विरोध रोकने के लिए। सब कुछ एक टाइम तक चल रहा था, ठीक है, विरोध चल रहा है, हर देश में चलता है, सब कुछ ठीक था। लेकिन उसी बीच एक बहुत बड़ी भूल, एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है उनकी आर्मी से
कि वो आर्मी जब उनका विरोध रोकती है तो गोलियां चलाने लग जाते हैं और उन गोलियों की वजह से कुछ स्टूडेंट्स की हत्या हो जाती है, कुछ स्टूडेंट्स वहां पे शहीद हो जाते हैं। अब जब शहीद होते हैं तो और ज्यादा उग्र रूप ले लेते हैं भाई स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स हैं वो और ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा विरोध करने लग जाते हैं कि स्टूडेंट्स मर गए। इसी टाइम पे एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मीर मगदो वहीं पे। तो वो उस मीर मगदो का क्या काम होता है कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करता, उनको सिर्फ जाके पानी पिला रहा होता है, उसका यही काम होता है पानी पिलाने का। और फिर से बांग्लादेश की फौज से एक बहुत बड़ी गलती होती है कि गोली जब वो मार रहे होते हैं तो उसमें मीर मगदो को भी मार देते हैं, मीर मगदो भी शहीद हो जाता है। अब जो बांग्लादेश के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं ढाका यूनिवर्सिटी के, वो और ज्यादा विरोध करने लग जाते हैं, वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं कि इसकी मीर मगदो की क्या गलती थी, इसकी तो कोई गलती नहीं थी, ये तो सिर्फ बेचारा सबको पानी पिला रहा था कि पानी ले लो, घायल हो, परेशान हो, तंग हो, धूप में प्रोटेस्ट कर रहे हो, पानी पी लो, इसको मार दिया तुमने। वो और ज्यादा विरोध करने लग जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, 3 जो मुख्य लड़के होते हैं, एक का नाम होता है उसमें से आसिफ, एक का नाहिद और एक का अबू बकर। इन 3 लोगों को बांग्लादेश की जो पुलिस है वो उठा लेती है। ये 3 बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं रातों रात। अब जब गायब होते हैं भाई, बांग्लादेश की पुलिस इन्हें कहीं ले जाके बहुत मारती है, अरे बहुत ज्यादा मारती है इन तीनों बच्चों को, बहुत मारती है। उसके बाद एक वीडियो बनाते हैं जिस वीडियो में ये तीनों बच्चे कह रहे होते हैं कि भाई विरोध वापस ले लो, कोई प्रोटेस्ट मत करो, विरोध खत्म कर दो, ये सब कह रहे होते हैं। अच्छा, क्या होता है जब किसी को मारा गया और उससे वीडियो बनवाओ तो वो चीज पता भी चल जाती है, तो लोगों को पता चल जाता है। लोग कहते हैं नहीं, पुलिस वालों ने पकड़ा इनको, ऐसा नहीं, ऐसे ये खुद वीडियो नहीं बना रहे। तो पुलिस पे दबाव बनाती कि बताइए कहाँ पकड़ के रखा है, कहाँ इनको ले गए हो। अब बांग्लादेश की पुलिस मना कर देती है, हमने पकड़ा ही नहीं है। वो कहते हैं हमने पकड़ा ही नहीं, हम तो थे ही नहीं। ऐसे ऐसे वो करने लग जाती है कि हमने नहीं पकड़ा, हम नहीं ले गए, ये वो फलाना ढिमका, ऐसे करने लग जाती है। लेकिन बांग्लादेश के जो लोग हैं वो मानते नहीं है, ढाका यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं मानते, और ज्यादा दबाव बनाते हैं, और ज्यादा दबाव बनाते हैं, पर वो मान नहीं रही होती। इसी में से जो एक लड़का होता है जिसका नाम नाहिद होता है, जब इसको एसटीएफ उठा रही थी बांग्लादेश की, तो वो एक इतनी बड़ी गलती करते हैं कि इनको उठाते तो सिविल ड्रेस में ही है, लेकिन जब बिठा रहे होते हैं जिस गाड़ी में, उस गाड़ी पे पुलिस लिखा होता है। अरे इंडिया से ले जाते बोलेरो किराए पे, इको है, ले जाते, इतना फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसे उठाया जाता है। एक तरह से बांग्लादेश की जो इंटेलिजेंस है, जो उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह है, उसका फेलियर है ये। एक प्रोटेस्ट मतलब आप नहीं संभाल पाए। प्रधानमंत्री हमारे देश में या किसी भी देश में आप लगाए, कितने प्रोटेस्ट होते हैं, प्रधानमंत्री को थोड़ी भागना पड़ जाता है। प्रोटेस्ट अगर इतना बड़ा रूप ले ले तो बहुत बड़ा फेलियर है आपके देश का, आपकी सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। खैर, तो वो एक वीडियो बन जाती है उस बच्चे की, नाहिद की। अब वो वीडियो बन जाती है, वीडियो भाई वायरल हो जाती है, तो बहुत दबाव डालते हैं। उसके बाद इन तीनों को छोड़ा जाता है। जब छोड़ा जाता है तो मीडिया आती है, इनसे सवाल करती है। मीडिया बोलती है कि भाई आप लोग वहां से जब थे तब आप ये कह रहे थे कि आंदोलन को वापस ले लो, ऐसा आप क्यों कह रहे थे, आप क्यों आंदोलन वापस लेना चाहते हैं, आप लोग तो खुद प्रोटेस्ट में शामिल थे, ये वो फलाना ढिमका, ऐसी बातें करती है। तो जब ये हो जाता है तो वो तीनों बच्चे अपने कपड़े उतार देते हैं, और कपड़े उतारते हैं भैया, जो निशान दिखाते हैं, वो इतना मारा गया होता है उन्हें, वो सारा निशान दिखाते हैं। उसके बाद रो रो के वीडियो बनती है उनकी खूब, और वहीं से बहुत ज़्यादा आंदोलन और ज़्यादा आक्रामक मतलब रूप ले लेता है, बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। और सब ये डिसाइड करते हैं कि अब चलो शेख हसीना का जो भवन है उस पर अटैक करते हैं। तो पूरी भीड़ शेख हसीना के भवन की तरफ चलने लग जाती है। इसी बीच शेख हसीना बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाती हैं, जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, उनके आर्मी के चीफ आते हैं, सारे लोग जितने मतलब वीवीआईपी लोग हैं वो उनके घर पे इकट्ठा होते हैं। और वो लोग जब सारा डिस्कशन करते हैं तो शेख हसीना को सलाह देते हैं कि आप इस वक्त देश छोड़ के यहाँ से निकल जाएं। अगर आप देश छोड़ के नहीं निकलेंगे तो ये लोग आपको छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन शेख हसीना बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है, वो मानती नहीं कि मैं देश छोड़ूंगी ये वो। तो विदेश में शेख हसीना के बेटे को फ़ोन किया जाता है, और बेटे और उसकी बहन से भी, जो शेख हसीना की बहन थी, उनसे भी बात करवाई जाती है। तो बेटा भी रोने लग जाता है। बेटा रो के कहता है कि माँ इस वक्त छोड़ दो देश। ऐसा ही एक टाइम था जब भीड़ ने और लोगों ने हमारे घर पे आके एक ही दिन में 17 लोगों को मार दिया था। अब आप और सिर्फ खाला ही बचे हो, तो छोड़ दो, बाद में जीवन रहेगा, फिर से देखी जाएगी सत्ता। तो ये सब होता है। खैर, फिर एंड में शेख हसीना मान जाती हैं। फिर हेलीकॉप्टर बुलाया जाता है, हेलीकॉप्टर से उनको लेकर जाया जाता है उनके हवाई जहाज़ तक। 40 मिनट का समय लेते हैं, फिर हवाई जहाज़ से उनको लेकर भारत आ जाते हैं। तो ये एक पूरी कहानी थी। ये पूरा बवाल चल रहा है इस वक्त बांग्लादेश में। और ऊपर से अपनी इंडियन मीडिया, आपको पता ही है, इंडियन मीडिया कह रही है कि शेख हसीना का जब जहाज आ रहा था तो हमने 2 रफेल लगा दिए थे पीछे। अरे इंडियन मीडिया इसमें क्रेडिट लेना चाह रही है कि भैया हमारे देश ने कितना, हमारे देश का नुकसान हुआ है, हमारे देश का भी कहीं ना कहीं फेलियर है। ये जो इंटेलिजेंस है उसका फेलियर है, हमें पता चलना चाहिए था। शेख हसीना हमें सपोर्ट करती है, शेख हसीना
के साथ जब वहाँ ये सब हो रहा था तो हमारी इंटेलिजेंस को पता चलना चाहिए था, जो यहाँ पे सो रहे होंगे लोग, कि वहाँ ये लोग जाते और उस विरोध को रोकते। अभी शेख हसीना बांग्लादेश से इंडिया में आ गई तो ये हमारा लॉस है, क्योंकि अब देखना वहाँ पे किस किस तरह के लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, क्या करेंगे। वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होंगे, अमेरिका को सपोर्ट कर रहे होंगे। शेख हसीना भारत को सपोर्ट करती थी। अगर शेख हसीना जब तक वहाँ पे एक पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे रहती तो भारत का उसमें फायदा था। लेकिन ये कह रहे हैं रफेल पीछे लगा दिया था हम शेख हसीना, अरे बेवकूफ। चलिए खैर, ये थी आज की पूरी वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय और जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।